जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऋण पत्रों का भुगतान पढ़ेंगे। तो डिबेंचर एक प्रकार के लोन होते हैं जो लंबी अवधि के लिए पब्लिक से उधार के रूप में कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं। वर्तमान में यदि कोई कंपनी 1 लाख रुपए के डिबेंचर जारी करती है तो उसे इन डिबेंचर्स का परिपक्वता अवधि तक कुल जारी यानी अगर 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसका 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन शॉर्ट DRR बनाए रखना होता है। यदि कोई कंपनी इसे नहीं बनाती है तो डिबेंचर होल्डर्स को 2% पेनल्टी के रूप में कंपनी को देना पड़ता है। जब डिबेंचर्स का लोन का अमाउंट वापस किया जाता है तो उसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। क्योंकि इनको भुगतान करने का अमाउंट अधिक होता है इसलिए कंपनी को लाभों में से रिजर्व को अलग से बनाना पड़ता है। तो डिबेंचर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देना ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्रों का भुगतान या तो प्रीमियम पर या फिर एड पर या फिर डिस्काउंट पर किसी भी तरह से उनका भुगतान किया जा सकता है। यानी डिबेंचर्स 1 लाख के आपने इशू करे थे 1 लाख रुपए की, 5 साल के बाद उनको या तो 10% प्रीमियम पे करेंगे तो 1,10,000 कंपनी को चुकाना पड़ेगा, 8 पर पे करेंगे तो 1 लाख का 1 लाख आपको पेमेंट करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। और हो सकता है कि 1 लाख की जगह 90,000 देंगे तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो इससे संबंधित सभी नियम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिए रहते हैं कि आपको किस तरह से डिबेंचर्स का भुगतान करना है, कितने वर्ष के लिए आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं और कौन से वर्ष में उनका भुगतान करना है, या फिर उनको लमसम पेमेंट करना है या फिर इंस्टॉलमेंट में 1-1, 2-2 साल के बाद करना है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की कुछ मेथड्स हैं, यानी रिडम्पशन भुगतान जो है डिबेंचर्स का किस रीति नीति के द्वारा किया जा सकता है। तो पहला है पेमेंट इन लमसम। या तो जो भी आपने डिबेंचर इशू किए थे, अब आपको 5 साल पूरा हो गया है, 5 साल के डिबेंचर आपने इशू किए थे, तब इनका पेमेंट हम लमसम करते हैं यदि, यानी 1 लाख के डिबेंचर्स का पूरा पेमेंट हम 5वें वर्ष में वापस कर देते हैं तो इसको पेमेंट इन लमसम कहेंगे। दूसरा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अगर आपने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए थे, 5वें वर्ष में आपने इनको रिडम्पशन करना स्टार्ट किया, आप 1 लाख में से पहले 20,000 फिर 20,000 फिर 20,000 ऐसे आने वाले 2-3 वर्षों में इंस्टॉलमेंट में करके 5 बार 20,000 करके भी पेमेंट करेंगे, तब इसको हम पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट कहेंगे। फिर तीसरा आपका मेथड आता है परचेज इन ओपन मार्केट, या फिर हम डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में परचेज करके भी इसका भुगतान कर सकते हैं। चौथा है कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। तो कभी कभी डिबेंचर्स को पेमेंट करने के लिए हम या कंपनी कुछ नए शेयर्स और डिबेंचर इशू करती है, जिसके बदले में इनके पास पूंजी आती है और उस पूंजी से इनको पेमेंट कर दिया जाता है। सो डिबेंचर्स के रिडम्पशन कर देने पर ध्यान देने वाली बातें, तो रिडम्पशन का समय निश्चित करना, किस समय इनका हम रिडम्पशन करेंगे, 5 वर्ष के बाद करेंगे, 10 वर्ष के बाद करेंगे, ये इसमें नोटिफाई होना चाहिए आपके प्रॉस्पेक्टस में। रिडम्पशन का मेथड क्या हो, यानी उसको रिडम्पशन हम लमसम अमाउंट देंगे या फिर इंस्टॉलमेंट, ये भी क्लियर करना होगा। तीसरी बात जो रिडम्पशन पे आवश्यक होती है, यह है डिबेंचर रिडम्पशन का अमाउंट तय करना कि उसको हम किस तरह से पेमेंट करेंगे, प्रीमियम पर, एड पर या डिस्काउंट। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि 1 लाख की जगह उनको 1,10,000 देना है, 1 लाख देना है या 90,000 देना है। चौथी ध्यान देने वाली बात है कि रिडम्पशन के लिए फंड इकट्ठा करना, कि उनको जो भुगतान किया जाएगा वो आप रिजर्व में से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से देंगे या फिर नए शेयर या डिबेंचर्स को इश्यू करके देंगे। इन सभी में से सबसे अच्छे ऑप्शन को चुनकर डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाता है। तो रिडम्पशन करते समय अगली बात हमको ध्यान देना रहती है कि रिडम्पशन एट कैपिटल। अगर आप कैपिटल से रिडम्पशन करते हैं तो अधिक से अधिक 75% तक आप कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। और इसके बाद है रिडम्पशन फ्रॉम करेंट सोर्स। करेंट सोर्स हो सकते हैं कि आपने कोई एसेट्स को रियलाइज़ किया है या कोई एसेट्स आपने बेच दिए, या आपने जो कंपनी का सेल्स अमाउंट है
उसमें से भी डिबेंचर का रिडम्पशन किया जा सकता है। तो डिबेंचर रिडम्पशन के लिए आपके पास फाइनेंस होना ज़रूरी होता है, यानी आप कंपनी के पास उतना पैसा होना चाहिए जितने के डिबेंचर्स का वो भुगतान करना चाहते हैं। तो ये पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो पहला इसमें रिडम्पशन फ्रॉम द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इस प्रकार की रिडम्पशन पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी नए शेयर या डिबेंचर इश्यू करने पर जो पैसा आता है उस अमाउंट को, उस धन को वो डिबेंचर के रिडम्पशन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रास्ता कंपनी के पास रहता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट या सिंकिंग फंड। तो कंपनी अपना डिबेंचर्स का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट से भी कर सकती है या किसी तरह के फंड बनाकर सिंकिंग फंड से भी कर सकती है। कंपनी अपने लाभों से भी रिडम्पशन कर सकती है जो प्रत्येक वर्ष लाभ के अंश से मिलकर बनते हैं। हर साल कंपनी लाभ में से कुछ अंश निकालकर डिबेंचर रिडम्पशन के लिए प्रयोग कर सकती है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR फेस वैल्यू पर कम से कम 25% का रिजर्व बनाना अनिवार्य होता है। कंपनी इस अमाउंट को इन्वेस्ट भी कर सकती है, यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट किया जा सकता है। तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। आपके पास जो कैपिटल अवेलेबल है उससे आप डिबेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं, जिसमें इसके पूरे प्रावधान कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें मैक्सिमम आप अधिक से अधिक 75% तक का अमाउंट कैपिटल से यूज़ कर सकते हैं। इससे अधिक कैपिटल से आप पैसा डिबेंचर के रिडम्पशन में यूज़ नहीं कर सकते। चौथा और अंतिम सोर्स है फाइनेंस का, कि किस तरह से आपके पास पैसा आएगा और डिबेंचर का पेमेंट करेंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में अब हम जनरल एंट्रीज़ को देखते हैं। जनरल एंट्रीज़ आपने 11th क्लास में की थी। इसमें डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जैसे जनरल एंट्रीज़ होती हैं उसी तरह से आपको कॉलम्स ड्रा करना है। सबसे पहले अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स को आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं या उनका रिडम्पशन कितने अमाउंट पे हो रहा है, उन डिबेंचर्स की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। 8%, 5 या 7 कितने परसेंटेज दिया जाता था, वो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट में अमाउंट आएगा। एंड अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, तो क्रेडिट में टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट का अमाउंट आपका क्रेडिट साइड। नरेशन आएगा अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। अब सेकेंड एंट्री में जब इनको आप पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट को आप डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक जनरल एंट्री का रूल है कि रिसीवर वुड बी डेबिटेड। तो यहाँ डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट मिलेगा और हमारे पास एक कैश जाएगा, तो पेमेंट करेंगे करते समय आपका डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये एग्जांपल में दिया है, एक ए लिमिटेड रिडीम करना चाहती है अपने डिबेंचर्स को। फर्स्ट आपका 4008% डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स हैं? 4000 डिबेंचर्स हैं। ईच कितने का? ₹100 मीन्स कितना हो गया? 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स को ये लमसम क्या करना चाहते हैं? रिडीम करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिबेंचर्स देखिए कितना दिया आपका? 8% डिबेंचर्स दिए। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट आपको करना है। 4000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ का ईच है, तो आपका टोटल आपका अमाउंट आया 4 लाख रुपीज़। डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू आ गया 4 लाख रुपीज़। देन अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर 4 लाख रुपीज़ आपको अमाउंट ड्यू है। अब इनको जब पेमेंट करेंगे तो रिसीवर कौन है? डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स आप डेबिट करेंगे इनटू बैंक अकाउंट। पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स, पूरा लमसम अमाउंट दे रहे हैं ये एक ही बार में, तो 4 लाख रुपीज़ डेबिट और 4 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पीरियम का हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब ए लिमिटेड सेकेंड केस में बोलते हैं 6012% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। तो 6000 इंटू 100 करेंगे तो 6 लाख रुपीज़ के आपके डिबेंचर्स को रिडीम करना है इन लमसम 10% प्रीमियम पर। मीन्स आपको 6 लाख की जगह 10% 6 लाख का 60,000। तो जो डिबेंचर होल्डर्स को आप पेमेंट करेंगे 6 लाख प्लस 60,000, टोटल 6,60,000 आप डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। तो जनरल एंट्रीज हम कुछ इस तरह से करेंगे। सो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
तो डिबेंचर्स आपके अमाउंट थे 6,000 इंटू 100, तो आपका अमाउंट आएगा 6 लाख रुपीज़। डिबेंचर प्रीमियम आपका है कितना 10%, तो प्रीमियम आपका 10% 6 लाख का आपका आया 60,000। टोटल डिबेंचर होल्डर्स विल गेट, टोटल डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा 6,60,000। 6,60,000 कैसे हुआ? 6 लाख के डिबेंचर की फेस वैल्यू आपकी 6 लाख रुपीज़ फेस वैल्यू थी, जबकि इस पर 10% प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हैं, मीन्स इनको ज़्यादा देना है 10%, तो 6 लाख का 10% 60,000 ऐड करके 6,60,000 हम किसको पेमेंट करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट एंट्री में अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को कितना मिलेगा? ड्यू है 6,60,000। अब यहाँ इसका पेमेंट करेंगे आप 6,60,000 टू बैंक, क्रेडिट में 6,60,000। यहाँ पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स विद प्रीमियम। ओके, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विद प्रीमियम में प्रीमियम अमाउंट जो 60,000 थे, अब इस अमाउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और प्रीमियम अमाउंट को हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट 60,000 डेबिट एंड 60,000 क्रेडिट। सो प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन राइट ऑफ, नरेशन लिखेंगे आप प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स रिडम्पशन राइट ऑफ। तो यहाँ प्रीमियम पे जो आपने पेमेंट किया है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। थर्ड एंट्री यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 एंट्रियाँ आपको करना पड़ेंगी। नेक्स्ट एंट्री में अब ये 5,000 10% डिबेंचर्स हैं, ईच ₹100 एंड रिडीम रेट 6% डिस्काउंट। तो अब हम इसमें 6% डिस्काउंट को किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे? देखिए, सबसे पहले 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़। जिस तरह से प्रीमियम डेबिट हुआ था, अब डिस्काउंट इसके जस्ट अपोजिट यानी कि क्रेडिट किया जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पहले निकालेंगे 5 लाख का आपको दिया है 6%, तो 5 6 30,000 रुपीज़ आपके डिस्काउंट हो गया। अब आप पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को करना था 5 लाख रुपीज़, लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट पे कर रहे हैं, इट मीन्स 30,000 रुपये अब उनको आप कम देंगे, तो उनको पेमेंट कितना मिलेगा? 4,70,000। नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स ये अमाउंट ड्यू थी। अब डिबेंचर होल्डर्स को जब पेमेंट करेंगे आप 4,70,000 आपने पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट 4,70,000, और चूँकि आपका जो डिस्काउंट अमाउंट है ये कंपनी का फ़ायदा होता है, इसीलिए इसको आप डिबेंचर रिडम्पशन डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मीन्स जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करते हैं। सो अब इस अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं 1 अप्रैल 2014 को पारस ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, 12% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच। 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी जब डिबेंचर का टाइम पूरा होगा तो उसको प्रीमियम पे आपको पेमेंट करना है आफ्टर 5 ईयर्स, और कितने साल के बाद देना है इनको? 5 साल के बाद इनका पैसा हम वापस कर देंगे। तो जनरलाइज दिस ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडीम, तो इशू की और रिडीम्पशन दोनों ही समय में हमको जनरलिटीज़ करना है। सो इसकी जनरलिटीज़ में सबसे पहले देखिए 2014 1 अप्रैल 2014 में इशू का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस क्यों होगा? क्योंकि आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे प्रीमियम पर। 12% डिबेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर से कितने के हैं बेटा? 10,000 इंटू 100 कितना हो गया आपका? 10 लाख रुपीज़। 10% प्रीमियम आ गया 10 लाख का, 10% 1 लाख। देन बैंक आपको इशू करे थे आपने कितने? 8 पर बे, मीन्स 10 लाख रुपीज़ आपका आया, जबकि 11 लाख आपको पेमेंट करना है आफ्टर 5 ईयर्स। 10,000 डेबिट शॉर्ट है तो आपका क्या हो गया? ये लॉस हो गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इशू एट पर एंड रिडीम एट 10% प्रीमियम। सेकेंड एंट्री होगी आफ्टर 4 ईयर्स अप्रैल 30 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपको जैसे बताया था कि 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फेस वैल्यू का, तो डिबेंचर का फेस वैल्यू है 10 लाख रुपीज़,
10 लाख का 15% आपका आया 1,50,000, ये आपने इन्वेस्ट किया। देन क्योंकि 2019 है, 5th ईयर में आपको इनका पेमेंट करना है, तब आपको रिसीव हो जाएगा ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 जो आपने इन्वेस्ट किया था, 1,50,000 आपको इन्वेस्टमेंट आपने क्या करा लिया, इनकेश करा लिया। तो हमने जैसे देखा था, तो मैंने आपको समझाया था कि आप डिबेंचर के फेस, जिस डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है, जब आपको किसी डिबेंचर को रिडम्पशन करना होता है तो उसका 25% उसकी फेस वैल्यू का आपको ट्रांसफ़र करना रहता है DRR में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो आपका मार्च 29 और जब भी आपको रिडम्पशन करेंगे उसके पहले जो क्लोजिंग होगी 31 मार्च को आपको ये अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना रहेगा। तो आपका 5 ईयर हुआ, 1 अप्रैल दिया, 1 अप्रैल 2019 को 5 ईयर हो रहे हैं। इसके पहले मार्च 31 क्लोजिंग है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से 25%, 10 लाख फेस वैल्यू का 25% आप क्या निकालेंगे, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट। सो जैसा हम जानते हैं कि जिस भी वर्ष, जिस भी साल में हम डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं उसके पहले वाला जो क्लोजिंग होता है उसमें आपको फेस वैल्यू का, डिबेंचर के फेस वैल्यू का 25% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ आपको 31 मार्च 2019 में 10 लाख का 25%, 2,50,000 आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। देन मार्च 31 को डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख पेमेंट करना है विद प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपीज़, टोटल 10 लाख एंड 1 लाख आपका हो गया 11 लाख। तो 11 लाख डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट ड्यू हो गया कब, 31 मार्च को। देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनको पेमेंट कर देंगे अब आप विद प्रीमियम। 10 लाख देना थे लेकिन 10% प्रीमियम है, 1 लाख ऐड होकर 11 लाख आपने इनको पेमेंट किया। देन मार्च 31 को जो आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था 2,50,000, रिडम्पशन होने के बाद इस अमाउंट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्री होगी आपकी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर्ड आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि डिबेंचर रिडम्पशन में किस तरह से DRR यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट क्रिएट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट 15% और DRR 25% फेस वैल्यू का निकाला जाता है और उनका भुगतान किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने डिबेंचर रिडम्पशन के बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चंस किए। आशा है आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। धन्यवाद।